चलिए जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात, मैंने सेक्शन 44 एडी का वीडियो दोबारा अपलोड करा है, थोड़े से चेंजेस मैंने करे हैं, तो वो दोबारा वीडियो अपलोड करा है। अब तो आप एक बार दोबारा रेफर कर लेना, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं, एक छोटा सा चेंजेस था, बट मुझे लगा शायद मुझे वीडियो दोबारा ही देना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो अपलोड करा है। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 44 एडी तक हमने बात करी थी कि नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। हमने पढ़ा था कि भैया स्पेसिफाइड प्रोफेशन 44 डबल ए वन वाले, इन पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज और एजेंसी बिजनेस। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के लिए हमने बात करी थी कि सर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को 44 एडी में जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। वैसे भी हमने वहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करा था कि सर 44 डबल ए में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना पड़ता है, इसलिए स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को अलग रखना। जो पर्सन कमीशन या ब्रोकरेज कमा रहा है उसका देखिए, जो सेक्शन 44 एडी है ना, वो है टर्नओवर पर। अब जो कमीशन या ब्रोकरेज का जिसकी इनकम हो रही है, इसका टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करें? भाई ये तो परसेंटेज, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ले रहा है, वही इसकी इनकम हो रही है, तो यहाँ पर टर्नओवर कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। ये सेम काम एजेंसी बिजनेस में भी है। एजेंसी बिजनेस में भी मेन इनकम क्या होती है? कमीशन की इनकम होती है। अब मैं कहूँ एजेंसी बिजनेस में है तो उसके टर्नओवर का 8% 6%, तो उसका टर्नओवर कैसे निकालूं मैं? कमीशन, इसको तो डायरेक्ट इनकम कमीशन की होती है। तो ये रीजन है कि इसमें इन तीन कैटेगरी को सेक्शन 44 एडी से दूर रखा गया है। सेक्शन 44 एडी का इनमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं वो है कॉन्सिक्वेंसेज इफ एन एलिजिबल एसएससी ऑप्ट फॉर सेक्शन 44 एडी। कि भाई सेक्शन 44 एडी में अगर कोई एसएससी सेक्शन 44 एडी में आता है तो क्या क्या और बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्या क्या और चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी। पहला पॉइंट कहता है कि एनी डिडक्शन अलाउबल अंडर द प्रोविजन सेक्शन 30 to 38 शैल बी डीम टू हैव बीन ऑलरेडी गिवन इफेक्ट टू एंड नो फर्दर डिडक्शन अंडर दीज सेक्शन शैल बी अलाउड। जैसा कि हमने ऊपर सबसे पहली लाइन हमने ऊपर पढ़ी थी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी कंटेन इन सेक्शन 28 to 43 सी। भाई हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सेक्शन 44 एडी ने सेक्शन 28 से लेके 43 सी को ओवर रूल कर दिया है, क्योंकि कहता है कि भाई जो 28 से 43 सी में जो कॉन्ट्ररी बात लिखी गई हैं उनको ध्यान में ना रखते हुए हमारा सेक्शन 44 डी ने ओवर रूल कर दिया इन प्रोविजंस को। तो सेम चीज यहां पर भी है कि सेक्शन 30 से 38 में जो भी डिडक्शन दी जाती हैं वो आपको अवेलेबल नहीं होंगी। कि कोई भी डिडक्शन जो कि अलाउबल करी जाती है सेक्शन 30 से लेकर 38 के अंदर शैल बी डीम्ड, ये माना जाएगा ये ऑलरेडी अलाउ कर दी गई हैं, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी गिवन अफेक्ट एंड नो फर्दर डिडक्शन अंडर दीज सेक्शन शैल बी अलाउड। एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि हमने पढ़ा है कि सब सेक्शन 28 से लेके 43 सी ओवर रूल हो गया है, 44 एडी में को प्रेफरेंस मिल गई है। सेक्शन 30 से लेके 38 तक नहीं एप्लीकेबल डिडक्शन जो होती है वो भी डिडक्शन दे दी गई, सेक्शन 44 एडी में मान के जाएंगे डिडक्शन दे दी गई है। क्या सेक्शन 44 एडी में सेट ऑफ के जो प्रोविजन सेक्शन 72 और वगैरह के सेक्शन होते हैं क्या वो इस एक्सेप्शन में फॉलो हो रहे हैं? कहीं नहीं। इसका मतलब जो पर्सन सेक्शन 44 एडी में अपनी इनकम को कंप्यूट कर रहा है क्या वो सेट ऑफ करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है, क्योंकि वो प्रोविजन इस सेक्शन में कवर अप नहीं हो रहे। सेक्शन 72 और अदर जो सेक्शन है वो वहां पर है। तो हमारे 28 से लेके हमने कहा 28 से 43 सी को ओवर रूल कर रहा है, तो 72 तो उसके बाहर ही ना। उसका मतलब हम डिडक्शन जो सेट ऑफ के प्रोविजन हैं वो हम सेक्शन 44 एडी की इनकम से सेट ऑफ करा सकते हैं। वो एक अलग है, बाद में इसको देखेंगे। अभी नॉर्मल इस प्रोविजन को समझ लेते हैं कि सेक्शन 38 से 30 to 38 की जो डिडक्शन अवेलेबल है वो माना जाएगा, ये आपको दे दी गई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि WDB ऑफ एनी एसेट ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस शेल बी डीम टू हैव बीन कैलकुलेटेड एज इफ द एलिजिबल एसएससी हैड क्लेम एंड हैड बीन एक्चुअली अलाउड द डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन फॉर ईच ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट। डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में आता है, 32(1)(2) ए डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये सब हमने बात करी थी, ये आपने पढ़ा होगा कहीं पर। अब बात मेरी यहां पर ये है कि मैंने कहा कि सेक्शन 30 से लेके 38 तक की डिडक्शन मैं मान के चलूंगा आपको दे दी गई है। सेक्शन 32 उसके अंदर ही फॉल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन की डिडक्शन भी दे दी गई है। दे दी गई है मतलब माना जाएगा कि आपने डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिया है, आपको डेप्रिसिएशन की अलग से कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। ये हमारा सिंपल सा प्रोविजन है, सिंपल सी बात बोलता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम आपकी आती है, मान लीजिए कोई असेसी है, मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है 24-25, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में 25-26 में
अभी मैं सेक्शन 44 एडी के अंदर अपनी इनकम को कंप्यूट करता हूं। मान लीजिए मिस्टर आर हैं, वो प्रीवियस ईयर 24-25 के अंदर अपनी इनकम को सेक्शन 44 एडी के अंदर कंप्यूट करते हैं। ठीक बात है। अब जब सेक्शन 44 एडी में कंप्यूट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ इनको सेक्शन 30 से लेके 38 की जो डिडक्शंस होती हैं वो अलाउड नहीं होंगी। हाँ सर बिल्कुल, ये बात हमने पढ़ी है। सेक्शन 44 एडी कहता है कि अगर आप इस सेक्शन में आते हैं तो सेक्शन 30 से लेके 38 की कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि डिडक्शन आपको दे दी गई है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब सेक्शन 30 से 38 की डिडक्शन नहीं होगी, इसका मतलब मुझे डेप्रिसिएशन की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी अलग से। जो सेक्शन 32 में फॉल करता है इसकी डिडक्शन भी मिलेगी। चलिए ठीक है, नहीं मिलेगी, ये भी बात हमने समझ ली। अब नेक्स्ट ईयर मान लीजिए मिस्टर आर 25-26 के प्रीवियस ईयर में सेक्शन 44 एडी से बाहर आते हैं, तब वो सेक्शन 44 एडी में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि साहब मेरे बिजनेस में लॉस होगा तो मैं सेक्शन 44 एडी में क्यों जाऊं, मेरी इनकम तो 8 या 6%, 6 या 8% जो भी हमारा केस लगता है उतनी भी नहीं बन रही है, तो मुझे लगता है मुझे सेक्शन 44 एडी में नहीं रहना चाहिए मिस्टर आर को, और सेक्शन 44 एडी वो में नहीं चाहते। वो अपनी इनकम नॉर्मल कंप्यूट करते हैं, अपने नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन रखते हैं। बाकी अभी आगे प्रोविजन पढ़ेंगे कि अगर सेक्शन 44 एडी में नहीं जाते क्या कॉन्सिक्वेंसेस और होते हैं। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब सेक्शन 44 एडी में वो नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो यहां पर अपना डेप्रिसिएशन नॉर्मल, जैसे भाई सारे एक्सपेंसेस जो क्लेम करने चाहिए वो सारे एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे, वहीं पर सेक्शन 32 का डेप्रिसिएशन भी क्लेम करेंगे। हाँ सब डेप्रिसिएशन भी क्लेम करेंगे। डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए मुझे क्या चाहिए होती है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी किसी असेट की, उसमें मैंने क्या असेट परचेज करी है वो आ जाएगा, क्या असेट मैंने सेल करी है वो आ जाएगा, ये मेरी डब्ल्यूडीवी आ जाएगी, और यहां पर मैं इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दूं। यहां पे जो भी डेप्रिसिएशन होगा डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद मेरे पास क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी इस असेट की आ जाएगी, जो नेक्स्ट ईयर मेरी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अब प्रॉब्लम हमारे पास देखिए क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ये जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी ना, ये कहां से आती, ये मेरी आती इस वाले ईयर से। जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी वो तो मेरी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, वो तो लास्ट ईयर की जो यहां पे 24-25 में जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बनती वही मेरी जाके ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ जाती नेक्स्ट ईयर में। ये बात पता है ना, मैं भाई 24-25 की जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बनती वो 25-26 में जाके ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन जाती। अब 24-25 में लेकिन मैं था सेक्शन 44 एडी के अंदर, मैंने तो कोई डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं करा था। प्रोविजन कहता है कि आपने बेशक सेक्शन 44 एडी के अंदर हो, आपने डेप्रिसिएशन की आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन आपने जो ब्लॉक ऑफ असेट है ना, आपकी जो ब्लॉक ऑफ असेट है, उस ब्लॉक ऑफ असेट पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, डब्ल्यूडीवी की कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही करना जैसे नॉर्मल सिनेरियो में करते हो। हालांकि आप अपने डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, असेट परचेज माइनस असेट सेल, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, फिर डेप्रिसिएशन इस तरह से होते हैं। हम कह रहे हैं कि आप अपनी कैलकुलेशन वैसे ही करना, लेकिन सिर्फ ये कैलकुलेशन आपको तब काम आएगी जिस साल आप सेक्शन 44 एडी में नहीं होंगे। आपको आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, लेकिन डेप्रिसिएशन की आपको डिडक्शन नहीं देंगे, क्योंकि सेक्शन 44 एडी में कहते हैं सेक्शन 30 से लेकर 38 तक कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी, डेप्रिसिएशन की आपको डिडक्शन नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर किसी साल आपने सेक्शन 44 एडी में नहीं गया, वहां पर आपको ओपनिंग डब्ल्यूडीवी की जरूरत होगी। इस वजह से आप अपनी जिस साल 44 एडी में हो उस साल अपनी डब्ल्यूडीवी वैसे ही कैलकुलेट करो जैसे सेक्शन 44 एडी में अगर नहीं होते, नॉर्मल केस में जैसे कैलकुलेट की जाती है वैसे ही कैलकुलेट कर लो इस साल भी, और उसी हिसाब से जो आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगी वो आप नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन जाए। देखिए प्रोविजन कहता है कि द डब्ल्यूडीवी ऑफ एनी एसेट ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस shall be deemed to have been calculated as if the eligible assessee had claimed and had been actually allowed the deduction in respect of the depreciation for each of the relevant assessment. WDV वैसे ही कैलकुलेट करी जाएगी जैसे नॉर्मल केस में आप
कैलकुलेट करते हो, ये मान के चलना। लेकिन डेप्रिसिएशन डिडक्शन नहीं देंगे, आपने खाली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रख लो या अपना जो कैलकुलेशन उसके लिए रख लो, ताकि उस साल काम आए जिस दिन आप 44 एडी में नहीं जा रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? Where the assessee is a firm, the salary and interest paid to its partners shall not be deducted from income. अब हमने पढ़ा था ना सेक्शन 44 किस किस के लिए अवेलेबल है? इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, एचयूएफ के लिए अवेलेबल है, और पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि ये तीनों रेजिडेंट होने चाहिए। कहता है कि अगर आप फर्म हो तो फर्म के केस में आप अपने पार्टनर को सैलरी इंटरेस्ट वगैरह जो भी पे करोगे ना, सैलरी इंटरेस्ट पे टू इट्स पार्टनर, इसकी भी कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी, इसकी भी कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। हालांकि सेक्शन 44 AE के अंदर सैलरी पे एंड इंटरेस्ट पे टू इट्स पार्टनर की डिडक्शन दी जाती है, लेकिन कंसिडरेशन सेक्शन 40B, वो 40 AE में जब आप पढ़ोगे तब वहां पे आप समझ में आएगी। लेकिन अभी सेक्शन 44 AD और ADA के अंदर, ADA के भी बता दो, वहां पर भी अगर पार्टनर अगर फर्म अपने पार्टनर को कोई सैलरी इंटरेस्ट की पेमेंट करती है तो सेक्शन 44 AD में उसकी डिडक्शन नहीं दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एलिजिबल एसएससी ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 44 AD इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स बाय 15th मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मल केस में 4 इंस्टॉलमेंट होती है एडवांस टैक्स की, लेकिन अगर सेक्शन 44 AD के अंदर आप हो तो आप चिंता ना करो, आप 15 मार्च तक अपने सारा एडवांस टैक्स वगैरह पे कर देना। हम आपसे 3-4 बार जो भी डेट्स वगैरह होती है एडवांस टैक्स की, उसके अकॉर्डिंग ना मान के 15 मार्च तक चाह रहे हैं, 15 मार्च तक उसको अपना पे करके छुट्टी कर दो, ये भी एक बेनिफिट दे दिया। चलिए, इतनी सी बात हो गई। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है सेक्शन 44 AD4। तो मैं ऊपर से थोड़ा रब कर देता हूं, सेक्शन है 44 AD4, ये वाला। कहते हैं एज पर सेक्शन, देखिए अभी ना इस सेक्शन को नॉर्मल पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद मैं इसका एक एग्जाम्पल लूंगा, तब आपको चीज ज्यादा समझ में आएगी। कहते हैं सेक्शन 44 AD4, where an eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with the provision of this section, and he declare profit for any of the 5 consecutive assessment year, relevant to the previous year succeeding such previous year, not in accordance with the provision of section 44 AD1, he shall not be eligible to claim the benefit of the provision of this section for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which profit has not been declared in accordance with the provision of section 44 AD1। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे सबसेक्शन बहुत जगह कम डाले हैं ताकि आपको रिकॉल करने में दिक्कत ना हो। सिर्फ एक सेक्शन 44 AD1, सेक्शन 44 AD4 और सेक्शन 44 AD5 डाला है, 2-3 मैंने डाला, बीच में 2-3 भी आता है, लेकिन इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो रेलिवेंट है उतना सेक्शन आपको याद रखना है। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने से ना 90% चांस है कि आपको समझ में कुछ ना आया कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसके लिए एक हम छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, तब समझेंगे कि ये बात क्या कहना चाह रहा है, सेक्शन 44 AD4 क्या कहना चाह रहा है। देखिए, सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 AD4 क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए हम एक असेसी है मिस्टर आर, ठीक है, ये एक एलिजिबल असेसी है सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग, और इनका जो टर्नओवर है ना, एलिजिबल असेसी है, और इनका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ का ही है। भाई हमारे, इसका मतलब सेक्शन 44 AD के अंदर जो कंडीशन होती है वो फिलफिल कर रहे हैं। मिस्टर आर एक एलिजिबल असेसी है और इनका टर्नओवर 2 करोड़ का है। कब कब 2-2 करोड़ का है? अब इन्होंने 3 हम ईयर लेंगे। एक असेसमेंट ईयर हम ले लेते हैं आपका करंट वाला, असेसमेंट ईयर 25-26 का मतलब प्रीवियस ईयर आपका हो गया 24-25। एक असेसमेंट डीआर आपका हो गया 26-27 का, इसका मतलब प्रीवियस ईयर हो गया 25-26, और एक असेसमेंट ईयर आपका हमने ले लिया 27-28 का,
प्रीवियस ईयर हो गया 26, 25 26 26 27 27 28 24 25 25 26 26 27 असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमने टेबल बना लिया। अब हमें ना और भी डिटेल्स दी गई हैं। डिटेल्स क्या दी गई हैं? हमें दिया गया है टोटल टर्नओवर। टर्नओवर 25-26 में है मेरा 1,80,00,000 का। असेसमेंट ईयर 26-27 में है 1,90,00,000 का। और असेसमेंट ईयर 27-28 में है 2 करोड़ का। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर 25-26 में मेरा टर्नओवर है 1,80,00,000 का। असेसमेंट ईयर 26-27 में मेरा टर्नओवर है 1,90,00,000 का। और असेसमेंट ईयर 27-28 में मेरा करोड़ है 2 करोड़ का। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी असेसमेंट ईयर में 2 करोड़ से एक्सीड नहीं है। तो मेरे पास ये चांसेस हैं कि भाई मैं सेक्शन 44 एडी का बेनिफिट ले सकता हूं। लेकिन ये एसएससी ने क्या लिया है क्या नहीं लिया, हम आगे इसकी बात देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये इसका टोटल टर्नओवर था। उसके बाद इसने जो अमाउंट रिसीव करी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, अमाउंट रिसीव्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, भाई 1,80,00,000 1,90,00,000 या 2 करोड़, ये तो मेरा टोटल टर्नओवर है। अब इस टर्नओवर में से कुछ पैसा इन्होंने कैश में लिया होगा, कुछ ऑनलाइन मोड से लिया होगा। जो कैश में लिया होगा उसमें हम 8% रेट लगाएंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में लिया होगा उस पर 6% रेट लगाएंगे। अमाउंट रिसीव थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ये हमने प्रोविजन पढ़ा है कि साहब अगर आप अपनी ड्यू डेट फाइलिंग की जो रिटर्न है उससे पहले पहले जो अमाउंट रिसीव हो जाता है उस पर भी आप जो है क्लेम कर सकते हो। तो ये कहता है कि आपने 1,60,00,000 इलेक्ट्रॉनिक मोड से लिया है। यहां पर 1,45,00,000 आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड से लिया है और यहां पर 1,80,00,000 आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड से लिया है। ठीक बात है, सही बात है। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने कैश में कितना रिसीव करा है, रिसीव्ड थ्रू कैश। यहां पे लिया होगा मैंने 20 लाख, यहां पे लिया होगा मैंने 45 लाख, यहां पे लिया होगा मैंने ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल, इसके कुछ इंफॉर्मेशन है कि मिस्टर आर हैं जिनका असेसमेंट ईयर 25-26 में 1,80,00,000 का टर्नओवर था, जिसमें से 1,60,00,000 उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव करा है, बाकी 20 लाख कैश में रिसीव करा है। असेसमेंट ईयर 26-27 में इनका टर्नओवर 1,90,00,000 था, जिसमें से 1,45,00,000 इन्होंने इलेक्ट्रिक मोड में रिसीव करा है और 45 लाख इन्होंने कैश मोड में रिसीव करा है। असेसमेंट ईयर 27-28 में इनका जो टोटल टर्नओवर था वो था 2 करोड़, जिसमें से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो रिसीव करा है पैसा वो है 1,80,00,000 और कैश में जो रिसीव करा वो है 20 लाख। ठीक है, अब इन्होंने जो अपनी इनकम कंप्यूट करी है ना वो कुछ इस तरह से करी है। इन्होंने जो अपनी इनकम ऑफर करी है टैक्सेशन के लिए कुछ इस तरह से करी है। इनकम ऑफर फॉर टैक्सेशन, इनकम ऑफर फॉर टैक्सेशन कैसे करिए? इन्होंने कहा है कि भैया इनकम ऑफर, इन्होंने जो टैक्सेशन इनकम ऑफर करी, इन्होंने कहा है कि मैं जो मेरा कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है ना, जो मेरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है 1,60,00,000, इस पे मैं 6% का टैक्स दूंगा और जो मेरा 20 लाख है इस पे मैं 8% का टैक्स दूंगा। इसका मतलब इन्होंने जो इनकम ऑफर करी होगी वो करी होगी 11,20,000। भाई 1 करोड़
1,60,00,000 का 6% प्लस 20 लाख का 8%, 11,20,000, 11,20,000। ठीक है। उसके बाद यहां पर इन्होंने कहा है कि मैं 1,45,00,000 पे 6% टैक्स दूंगा प्लस 45 लाख पे 8% दूंगा। इसका मतलब ये टोटल दे रहे हैं 12,30,000। आप कैलकुलेट करके देखना, यही वैल्यू सही है, 12,30,000। यहां पर इन्होंने कहा है कि भैया मैं अपना जो है 2 करोड़ पे 5% टैक्स दूंगा, 2 करोड़ पे 5% टैक्स दूंगा। इसका मतलब मैं आपको इनकम टैक्स को 10 लाख रुपए अपनी इनकम मान के। अब देखिए, ये इन्होंने कुछ फैक्ट्स हैं। इन्होंने जो अपनी इनकम कैलकुलेट करी असेसमेंट ईयर, इन्होंने जो अपनी इनकम कैलकुलेट करी असेसमेंट ईयर 25-26 में, वो थी 11,20,000, और 11,20,000 कुछ इस तरह से कैलकुलेट होकर आई थी। असेसमेंट ईयर 26-27 में इन्होंने अपनी इनकम कैलकुलेट करी 12,30,000, और वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट होकर आई थी। असेसमेंट ईयर 27-28 में इन्होंने जो अपनी इनकम कैलकुलेट करी वो करी 10 लाख, और जो सीधा 2 करोड़ का 5%। अब हम अगर देखें, क्या यहां पर सेक्शन 44 एडी लग जाएगा? हाँ, इसका मतलब सेक्शन 44 एडी के अकॉर्डिंग अपनी इनकम इन्होंने ऑफर करी है। इन्होंने जो अपनी इनकम कैलकुलेट करी सेक्शन 44 एडी के अकॉर्डिंग करी है, सही बात है। क्या यहां पर भी सेक्शन 44 एडी के अकॉर्डिंग इन्होंने इनकम कैलकुलेट करी है? हाँ जी, बिल्कुल। क्या यहां पर सेक्शन 44 एडी के अकॉर्डिंग इनकम कैलकुलेट करी है? उन्होंने कहा कि 2 करोड़ का मैं सिर्फ 5% दूंगा। ये तो कोई रेट ही नहीं है, मिनिमम 6% है, वो भी तब इलेक्ट्रॉनिक मोड हो और कैश में 8%, कैश में 8% है। इसका मतलब इन्होंने इससे भी इनकम कम कंप्यूट करी। इसका मतलब ये सेक्शन 44 एडी में नहीं जाना चाहते, नहीं, नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करेंगे। सेक्शन 44 एडी में नहीं जाने चाहते, ये नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करेंगे। यहां पर इनको सेक्शन 44 डबल ए में बुक्स मेंटेन रखनी पड़ेगी और सेक्शन 44 ए बी में ऑडिट भी कराना पड़ेगा। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने ये बात बोली कि भैया मैं जो है सेक्शन असेसमेंट ईयर अपने या प्रीवियस ईयर 24-25 में सेक्शन 44 एडी में जाना चाहता हूँ। प्रीवियस ईयर 25-26 में इन्होंने सेक्शन 44 एडी ले। हम ये फ्यूचर की सारी मतलब कैलकुलेशन करने हैं ताकि आपको वो प्रोविजन में समझा सके। ठीक है। अब रूल क्या कहता है? जो अभी हमने सेक्शन 44 एडी 4 पढ़ा, वो क्या कहता है? वो कहता है कि आपने जिस प्रीवियस ईयर में सेक्शन 44 एडी अप्लाई करा है, यूज करा है, या आपने उसकी अपनी इनकम उसके अकॉर्डिंग कंप्यूट करी है, उससे अगले 5 सालों तक, मतलब अगर आपने सेक्शन असेसमेंट ईयर 25-26 या प्रीवियस 24-25 में सेक्शन 44 एडी के अंदर अपनी इनकम को कंप्यूट करा है, तो अगले 5 सालों तक, मतलब अगले 5 साल कौन से? 26-27, 27-28, 28-29, 29-30 और 30-31। अगले 5 असेसमेंट ईयर या अगले 5 प्रीवियस ईयर में भी आपको सेक्शन 44 एडी में ही रहना पड़ेगा। अगर आपने किसी प्रीवियस ईयर में सेक्शन 44 एडी ले लिया है, तो उस प्रीवियस ईयर को छोड़ उसके अगले 5 सालों तक, उससे अगले 5 असेसमेंट ईयर तक, उससे अगले 5 प्रीवियस ईयर तक आपको सेक्शन 44 एडी में ही रहना पड़ेगा। अब हमारे वाले केस में क्या इन्होंने तीसरे साल ही सेक्शन 44 एडी से बाहर आ गए? हाँ सर, ये सेक्शन 44 एडी से बाहर आ गए। असेसमेंट ईयर 27-28 में इन्होंने सेक्शन 44 एडी नहीं लिया। अब सेक्शन 44 एडी अगर नहीं लिया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, देखते हैं। उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? देखिए, 24-25 और 25-26 या 25-26 या 26-27 असेसमेंट ईयर में सेक्शन 44 एडी में आए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आप जब 27-28 में अपने सेक्शन 44 एडी में नहीं रहे, आपने क्योंकि 5 साल तक उसको कंटिन्यू दिया, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फॉर असेसमेंट ईयर 27-28? देखिए, पिछले तो असेसमेंट ईयर में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सेक्शन 44 एडी में बिल्कुल बढ़िया प्रोविजन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं रखना, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, 8% अपनी इनकम ऑफर करो और इनकम मान के उस पर टैक्स पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हमारी शुरू होगी 27-28 से। हमने कहा था भैया आप जिस ये 40 एडी फॉलो करोगे उससे अगले 5 सालों तक आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आपने 27-28 में ही मना कर दिया। तो 27-28 में क्या क्या आपको काम करने पड़ेंगे? पहला, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट।
अंडर सेक्शन 44AA, पहली बात। उसके बाद गेट देम ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। ठीक बात है भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन असेसमेंट है 27-28 में, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन रखना पड़ेगा और 44AB में ऑडिट भी करानी पड़ेगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कहता है कि अगर आपने, देखिए पहले हमने बोला कि जिस प्रीवियस ईयर में आपने सेक्शन 44AD यूज करा है, सेक्शन 40AD में आपने कंप्यूट करा, उससे अगले 5 सालों तक आपको सेक्शन 44AD में ही रहना पड़ेगा। लेकिन आपने 27-28 में ही विड्रॉ हो गया। अगर आपने 27-28 में विड्रॉ कर लिया ना, तो ज़रा ध्यान दीजिए, आप नॉट एलिजिबल हो गए टू क्लेम सेक्शन 44AD फॉर नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर 27-28। का मतलब क्या हुआ कि जिस साल, पहले तो आपने गलती क्या करी कि आपने 5 साल तक कंटिन्यू नहीं रखा। अगर आपने 5 साल से पहले इसको विड्रॉ कर लिया है तो ध्यान रखना, जिस साल आपने विड्रॉ करा है उससे अगले 5 सालों तक आपको सेक्शन 44AD नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 27-28 में विड्रॉ कर लिया ना, आपको 5 साल हमने कहा था ना असेसमेंट ईयर 25-26 से, असेसमेंट ईयर 25-26 या प्रीवियस ईयर 24-25 से ने आपने सेक्शन 44AD लिया। हमने कहा था अगले 5 साल तो कंटिन्यू रखना, आपने तीसरे साल इसको विड्रॉ कर लिया। जिस साल विड्रॉ करा है उससे अगले 5 सालों तक, इसका मतलब असेसमेंट ईयर 28-29, असेसमेंट ईयर 29-30, असेसमेंट ईयर 30-31, असेसमेंट ईयर 31-32 और असेसमेंट ईयर 32-33। इन 5 सालों में आपको सेक्शन 44AD अवेलेबल नहीं होगा। अब इन 5 सालों में आपको सेक्शन 44AD अब अवेलेबल नहीं होगा। ये एक इस प्रोविजन की खासियत है। फिर से बता देता हूं, जिस साल आपने सेक्शन 44AD लिया, आपने यूज करा, आप सेक्शन 44AD में अपनी इनकम कंप्यूट कराई, उससे अगले 5 सालों तक आपको सेक्शन 44AD में ही रहना पड़ेगा। और अगर आपने उससे पहले 5 साल से पहले सेक्शन 44AD से बाहर आ गए, उसको विड्रॉ कर लिया, आप नहीं कैलकुलेट करना चाहते, तो जिस साल विड्रॉ करा है उससे अगले 5 सालों तक सेक्शन 44AD आपको नहीं मिलेगा। हमारे वाले एग्जाम्पल में हमने सेक्शन असेसमेंट ईयर 25-26 या प्रीवियस ईयर 24-25 में सेक्शन 44AD लिया, फिर उससे अगले साल असेसमेंट ईयर 26-27 या प्रीवियस ईयर 25-26 में हमने सेक्शन 44AD लिया, फिर असेसमेंट ईयर 27-28 या प्रीवियस ईयर 26-27 में हमने सेक्शन 44AD नहीं लिया। हमने 5 साल पहले ही विड्रॉ कर लिया। 5 साल पहले विड्रॉ कर लिया, 27-28 में विड्रॉ कर लिया, तो 27-28 में आपको क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा आपको, उसके बाद उनका ऑडिट भी कराना पड़ेगा, और 27-28 में आपने विड्रॉ करा है तो उससे अगले 5 साल, मतलब 27-28 असेसमेंट ईयर, या इसका अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, इसका प्रीवियस ईयर हो गया 26-27। यहां पे भी अगर मैं प्रीवियस ईयर लिख दूं, प्रीवियस ईयर 27-28, प्रीवियस ईयर 28-29, प्रीवियस ईयर 29-30, प्रीवियस ईयर 30-31 और प्रीवियस ईयर 31-32। अगले 5 साल तक आपको सेक्शन 44AD अवेलेबल नहीं। ये था सेक्शन 44AD 5। अब जरा हम प्रोविजन पढ़ लेते हैं। प्रोविजन क्या कह रहा था? देखिए, अब इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद ना अब आपको चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। एज पर सेक्शन 44AD 4, where an eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with the provision of this section, and he declares profit for any of the 5 consecutive assessment year relevant to the previous year succeeding such previous year, मतलब जिस previous year में फॉलो कर रहा है उससे अगले,
नॉट इन अकॉर्डेंस, जिस प्रीवियस में सेक्शन 44 एडी फॉलो करा है उससे अगले 5 साल में, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन 4481, he shall not be eligible to claim the benefit of the provision of this section for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in the accordance with the provision section 4481। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आपको ये प्रोविजन थोड़ा सा समझ में आया हो कि हम क्या बात कर रहे थे। सेक्शन 4485 क्या कहता है कि फर्दर एज पर सेक्शन 4485, notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this section, an eligible assessee to whom the provision section 44 AD are applicable, जिस पे 44 AD 4 एप्लीकेबल है, 44 AD 4 एप्लीकेबल है, तो 44 AD अगर AD 4 अगर एप्लीकेबल है तो उसको क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा? सॉरी 44 AD 4 अगर एप्लीकेबल, AD 4 कब एप्लीकेबल होगा? जब आपने 44 AD से विड्रॉ हो गए हो 5 साल से पहले और अगले 5 सालों तक आपको कोई 44 AD के अवेलेबल नहीं होगा। उस केस में जिस पे 44 AD एप्लीकेबल है और जिसकी इनकम एक्सीड मैक्सिमम, मतलब जिसकी टैक्सेबल इनकम है, shall be required to keep and maintain such book of account and the document as required by 44A2 AA2 44AA2 and get them audited under section 44AB। मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कि अगर आप सेक्शन 44 AD से बाहर जाते हो तो आपको अपने बुक्स अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे, ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अब आप विड्रॉ कर लिया अपने सेक्शन 44 AD, अगले 5 सालों तक भी आपको वो अवेलेबल नहीं होगा, तो अगले 5 साल भी आपको क्या करना पड़ेगा? इन 5 साल में मैं सेक्शन 44 AD नहीं ले सकता, मैंने कहा ना अगले 5 सालों तक आप नहीं ले सकते, तो इन सारे 5 साल में आपको बुक्स भी मेंटेन रखनी पड़ेगी, ऑडिट भी कराना पड़ेगा। इसलिए भैया बड़ा सोच समझ के AD में जाना। अगर आप एक बार सेक्शन 44 AD में चले गए और अगले 5 साल तक मेंटेन रखो, अगर विड्रॉ कर लोगे तो अगले 5 साल तक फिर भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रोविजन हमारा होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम जरा इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जरा क्वेश्चन देखते हैं, दोनों क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन 6.27, ABC and company, a partnership firm engaged in the manufacturing business, has a total turnover of 59 lakh from such business. ABC कम पार्टनरशिप फर्म है जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, टोटल टर्नओवर 59 लाख है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी 10,000 पर मंथ टू ईच ऑफ द पार्टनर ए एंड बी। ठीक बात है भाई, पार्टनरशिप फर्म की जो डीड होती है उसमें लिखा हुआ है कि भैया आपको पार्टनर को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ, पार्टनर ए बी को। द फर्म यूजेस मशीनरी फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बिजनेस एंड द WDB फॉर द मशीनरी एज ऑन 1/4/2024 इज 2 लाख। प्रीवियस ईयर के ओपनिंग में जो ओपनिंग WDB है मशीन की वो है 2 लाख। मशीनरी इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन 15%। कंप्यूट द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इफ द फर्म ऑप्ट्स फॉर द स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD एंड रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट बाय अकाउंट पेड चेक। अब देखिए, हमें सबसे पहले जो बातें ध्यान रखनी है कि इस कंपनी का टोटल टर्नओवर कितना है, 59 लाख। ठीक बात है। अगर इसको सेक्शन 44 AD में जाना है तो मैक्सिमम टर्नओवर कितना होना चाहिए था, 2 करोड़, और अगर कैश रिसिप्ट 5% से ज्यादा नहीं होती तो ये लिमिट बन के बन जाती 3 करोड़। यही था। इसका टर्नओवर है 59 लाख। क्या इस पर सेक्शन 44 AD लग सकता है? हाँ सर, बिल्कुल सेक्शन 44 AD लग सकता है क्योंकि टर्नओवर कम है। उसके बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कहता है कि कंप्यूट द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इफ द फर्म ऑफ फॉर द स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD एंड रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट बाय अकाउंट पे चेक। 25 लाख टिल 31 मार्च 2025 तक, 6 लाख मिला है उसे 31 मार्च 2025 से लेके 31 जुलाई 2025 तक, और 5 लाख मिला है 31 जुलाई 2025 तक। अच्छा, अब यहां पर एक बात हमें थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी कि इस फर्म का अब ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ रही है। भाई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ रही है, सेक्शन 44 AD में आ रही है। इसका मतलब इसको सेक्शन 44 AA में बुक्स अकाउंट मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है, इसको सेक्शन 44 AB में ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है।
जब इसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है इस फर्म को, तो इसकी रिटर्न ड्यू डेट क्या होगी फाइलिंग की? 31 जुलाई होगी। अगर ऑडिट करानी पड़ती तो 31 अक्टूबर हो जाती। तो इस वाले केस में जो यहां पर बार बार बात बोली गई है कि 31 जुलाई के बाद उसकी 5 लाख की थी, ये उसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न की, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट दे रखी है। तो 31 जुलाई इसकी फाइलिंग रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में करना है कि भैया आपको इसकी इनकम कंप्यूट करनी है। अगर इसको 31 मार्च 2025 तक 25 लाख रुपए मिले हैं, किससे? अकाउंट पे ही चेक से। चलिए जरा देखते हैं। ये वाला एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूं यहां से। देखिए, एज पर सेक्शन 44 AD द प्रॉफिट विल बी, क्या होगा प्रॉफिट? हमें ये पता है कि सेक्शन 44 AD के अंदर जितनी पेमेंट कैश में होती है उस पर 8% का रिटर्न, वो 8% लेते हैं टोटल जो इनकम निकालने के लिए, और जितनी ही मेरी अकाउंट पे चेक से होती है उस पर हम लेते हैं 6%। तो हमारे केस में हमारी देखिए 59 लाख में से एक तो 25 लाख की पेमेंट आई है अकाउंट पे चेक से, और एक 6 लाख की पेमेंट आई है अकाउंट पे चेक से। आपको प्रोविजन ध्यान होगा, हमने पढ़ा था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं प्रोविजन। इसमें एक बात लिखी थी, 8 या 6%, अगर आप अकाउंट पे ही चेक से लेते हो या बैंकिंग चैनल के थ्रू लेते हो तो 6% ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1). रिटर्न फाइल करने की जो डेट है उससे पहले भी आपको जो भी टर्नओवर हुआ होगा उस पर भी हम 6% लगा सकते हैं। लेकिन रिटर्न फाइल करने के बाद वाली जो पेमेंट होगी, भाई अगर रिटर्न फाइल करने से पहले पहले आपको जो भी पेमेंट वगैरह मिली, जो भी टर्नओवर वगैरह हुआ, उस पर आप 6% ले सकते हो। लेकिन रिटर्न फाइल करने के बाद देखिए यहां पे क्या वर्ड लिखा है, द एलिजिबल एसएससी कैन प्रिज्यूम हिज इनकम टू बी 6% इंस्टेड ऑफ 8% हर अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल टर्नओवर ग्रॉस विच एवर इज रिसीव्ड बाय। जो भी आपको टर्नओवर वगैरह की पेमेंट जो मिली है, अगर आप उसको बैंकिंग चैनल से लेते हो तो 6%, और कब तक के लिए? 31 मार्च के प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद रिटर्न फाइल करने तक का भी अगर आपको जो पेमेंट मिल रही है वो अगर बैंकिंग चैनल से मिल रही है तो आप उस पर भी 6% लगा सकते हो। हमारे वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 6 लाख जो मिले हैं वो रिटर्न फाइल कर प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद, लेकिन रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले पहले मिले। तो क्या मैं इस पर 6% ले सकता हूं या 8% लूंगा? मैंने बताया ना कि भैया अगर आप रिटर्न फाइल करने से पहले पहले भी आपको जो पेमेंट मिल रही है और बैंकिंग चैनल से मिल रही है तो उस पर भी 6% क्लेम किया जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ 25 लाख पे 6% क्लेम कर सकता हूं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बैंकिंग चैनल से मिल रहा था। 31 मार्च और 31 जुलाई के बीच में 6% का मुझे मिल रहा था, इस पे भी 6% क्लेम कर सकता हूं। हाँ सर, इस पे भी 6% क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये जो पेमेंट मुझे मिली है, बेशक अकाउंट पे चेक से मिली है, लेकिन ये पेमेंट मिली है 31 जुलाई 2025 के बाद। इसका मतलब जो मेरे रिटर्न की ड्यू डेट थी उसके बाद मिली है। हमने प्रोविजन में पढ़ा था कि अगर 31 जुलाई या ड्यू डेट तक की जो डेट है उस तक अगर आपको पेमेंट मिल जाती है तो 6% ले लो, लेकिन ड्यू डेट के बाद मिलने वाली पेमेंट चाहे वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही मिली, लेकिन फिर भी हम उस पर 6% वाली इनकम नहीं कंसिडर कर सकते, हमें उस पर 8% ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो एज पर सेक्शन 44 AD द प्रॉफिट, as per section 44 AD the profit will be 6% of gross receipt of 25 लाख प्लस 6 लाख।
25 लाख तो हमें 31 मार्च तक ही मिल गया था, और 6 लाख मुझे 31 मार्च के बाद मिला था, लेकिन 31 जुलाई से पहले पहले मिल गया। तो 6% मुझे 31 लाख पे लेना पड़ेगा। तो मेरी इनकम कितनी आएगी? 1,86,000। सेकंड, अब मेरा जो टोटल टर्नओवर था वो था 59 लाख का। 59 लाख में से अगर मैं अपनी 31 लाख वाली लेस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? मेरा बैलेंस कैश में कितना है? मेरा बैलेंस कैश में कितना है? हाँ सर, बिल्कुल पता चल जाएगा। नहीं, बैलेंस कैश में कितना ही पता चलेगा इससे। अभी तो हमारा क्या था, देखिए टर्नओवर था 59 लाख का, इसमें से लेस कर दीजिए 6% वाला जो ट्रांजैक्शन थी 31 लाख, इसमें से लेस कर दीजिए 8% वाली, क्योंकि जो हमें कितना था, 5 लाख था ना, जो हमें 31 जुलाई के बाद मिला है 5 लाख रुपए। इसमें से अगर मैं ये 5 लाख भी लेस कर देता हूं, अगर ये 8% में 5 लाख भी लेस कर देता हूं, हालांकि ये अकाउंट पे चेक से मिला, बैंकिंग चैनल से मिला है, लेकिन 31 जुलाई के बाद मिला है, तो जो बैलेंस बचेगा क्या वो मेरा कैश में ट्रांजेक्शन होगा? जो बैलेंस बचेगा क्या वो मेरा कैश में ट्रांजेक्शन होगा? हाँ सर, बिल्कुल कैश में ट्रांजेक्शन होगा। तो 8 2 28 लाख ये, भाई 59 में से 31 लाख गए, 28 लाख ये बचे, 8 3 11, 28 लाख ये बचे, प्लस 5 लाख, ये 28 लाख तो मेरा कैश में, सॉरी 28 लाख बचे टोटल। इस 28 लाख में दो केस हैं, एक तो मेरा है 5 लाख जो अकाउंट पे ही चेक सही था, और बाकी का मेरा कितना होगा कैश, 23 लाख का। ये मेरा कैश में हो गया, कैश नहीं था ना ये 28 लाख। भाई 59 लाख का टर्नओवर था, 31 लाख पे, ये 31 लाख पे मेरा 6% का था, और एक हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 5 लाख पे जो कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू था, लेकिन 31 जुलाई के बाद था, तो 8% ने वो लेस कर दिया। तो बैलेंस जो बचेगा मेरी, वो कौन सी ट्रांजेक्शन बचेगी? कैश की ट्रांजेक्शन बचेगी। तो 59 में से 31 गए, 28 लाख। इस 28 लाख में 5 लाख मेरे अकाउंट पे ही चेक वाला था, रेस्ट ऑफ द बैलेंस मेरी कैश ट्रांजेक्शन। तो बैलेंस कैश मेरा 23 लाख का है, ठीक है। लेकिन बात यहां पर इस 23 पे भी 8% ही मिलेगा, और इस 5 लाख पे भी 8% की ही इनकम मानेंगे, क्योंकि 5 लाख अकाउंटिंग बैंकिंग चैनल के होने के बावजूद भी हमें 8% ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो दूसरी जो इनकम होगी 8% ऑफ, एक तो 5 लाख वाले पे और 23 लाख पे। 23 लाख मेरा कैश ट्रांजेक्शन हो, तो टोटल 28 लाख हो गए। 28 लाख का 8% ये होगा आपका 2,24,000। टोटल आपकी जो इनकम हो जाएगी वो होगी 4,10,000। 4 10 8 10 4 लाख आपकी इनकम आ गई अंडर सेक्शन 44AD। ये आपकी इनकम आ गई अंडर सेक्शन 44AD। ठीक बात है, ठीक है। ये इनकम आ गई आपकी अंडर सेक्शन 44AD। अब इसमें हमें और क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेगी? इसमें हमें जो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी वो बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि भैया देखिए, हमें इसमें नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर डेप्रिसिएशन। हालांकि हमें यहाँ पर जो गलती हो सकती है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई WDV, ओपनिंग WDV 2 लाख रुपए की थी, 15% डेप्रिसिएशन था, तुरंत दिमाग क्लिक कर गया, 10-15% हमने 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। नहीं सर, इसमें डेप्रिसिएशन की डिटेल दे रखी है, WDV वगैरह दे रखा है ओपनिंग, लेकिन डेप्रिसिएशन की हमें इसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब आप कह रहे हो कि साहब डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मुझे इसका WDV कैलकुलेट करना हो, और नेक्स्ट ईयर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक पॉइंट भी पढ़ा था कि अगर मुझे नेक्स्ट ईयर सेक्शन 44AD में नहीं जाना हुआ तो उस केस में तो मुझे WDV चाहिए होगी। हाँ सर, उस केस में तो मुझे WDV नेक्स्ट ईयर की चाहिए होगी। तो मुझे उस WDV को अपने इंटरनल पर्पस के लिए कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगले साल मुझे वो WDV चाहिए हो, ओपनिंग WDV चाहिए हुई, क्योंकि मुझे 44AD में नहीं जाना, तो मुझे जरूरत पड़ेगी। तो WDV देखिए, डेप्रिसिएशन की मैंने कहा नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर डेप्रिसिएशन।
सेकेंड पॉइंट, WDV ऑफ मशीनरी, WDV ऑफ मशीनरी फॉर नेक्स्ट ईयर कितनी होगी? 2 लाख का 15% लेस कर दीजिए, 30,000, 1,70,000 रुपये। ये मुझे कब यूज होगी? नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग WDV बन जाएगी और ये तब यूज होगी जब मेरा सेक्शन 44 AD से मैं बाहर आऊंगा। ठीक है। एक इसमें और पॉइंट था कि सब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आपको जो है अपने पार्टनर को सैलरी देनी है, ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ टू ईच ऑफ द पार्टनर A एंड B। अब अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो सैलरी देना बड़ा कंपलसरी हो गया, क्योंकि वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी कहीं ना कहीं एक लीगल टर्म ही है पार्टनरशिप डीड एक्ट के अंदर, वो भी एक हमें डिडक्शन देनी चाहिए। तो क्या पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो क्या हम डिडक्शन देंगे, या हमें सेक्शन 44 AD में ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को दी जाने वाला कोई भी इंटरेस्ट सैलरी 44 AD में अलाउड नहीं है? हम किसी भी तरह का कोई सैलरी, कोई इंटरेस्ट जो पार्टनर को दिया जा रहा है सेक्शन 44 AD में उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिली। पॉइंट और लिख लीजिए, नो डिडक्शन फॉर सैलरी पेड टू पार्टनर्स even if it is provided in पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखे होने का मतलब ये नहीं कि आपको डिडक्शन मिल जाएगी, नहीं साहब। सेक्शन 44 AD में सख्त मना कर दिया है कि हम इस तरह की कोई डिडक्शन आपको नहीं प्रोवाइड करा सकते, और इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन हो। क्वेश्चन कुछ नहीं था, लेकिन एक दो पॉइंट थे जो मुझे थोड़ा डिस्कशन करना था आप लोगों के साथ, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट करा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जरा आप वीडियो आराम से रोक के समझ लेना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 6.28, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक 3-4 पॉइंट है इस पे, इसका भी डिस्कशन करेंगे बढ़िया से। मिस्टर प्रवीण एंगेज इन रिटेल ट्रेड, रिपोर्ट्स अ टर्नओवर ऑफ 2,98,50,000। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये, इसमें 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में आपके 3-4 कॉन्सेप्ट इसमें कवर अप हो जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे इसको। मिस्टर प्रवीण जो कि एंगेज है रिटेल ट्रेड में, इनका टर्नओवर है 2,98,50,000, 2,98,50,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, या असेसमेंट ईयर अगर मैं इसको बोलूं तो 25-26। देखिए हमेशा जब भी लॉ में बात करी जाती है वो असेसमेंट ईयर के रेफरेंस में करी जाती है, इसी वजह से मैं भी असेसमेंट ईयर का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और जहाँ पर असेसमेंट ईयर नहीं लिखा होता मैं वहाँ पे साइड में असेसमेंट ईयर भी लिख देता हूँ, या वाइस वर्सा केस होता है। तो मिस्टर प्रवीण जो कि रिटेल बिजनेस में हैं, उनका टर्नओवर है 2,98,50,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। उनको जो कैश में अमाउंट रिसीव हुई है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में वो है 14 लाख रुपए, एंड द बैलेंस थ्रू प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2025। देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया 31 जुलाई 2025 मिस्टर प्रवीण जो कि एक इंडिविजुअल हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इनका ऑडिट वगैरह नहीं होता है, या इन्होंने जो है सेक्शन 44 AD में चल रहे होंगे, या जो भी इनमें रीजन रहा हो, अभी हम आगे पढ़ लेंगे उसको, लेकिन अभी इनके मान के चले इनकी ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग की, ऑडिट वगैरह नहीं होता, 31 जुलाई 2025 है। ठीक है। हिज इनकम, अब 14 लाख इसमें हमने कैश है, बाकी का जो बैलेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड है। हिज इनकम फ्रॉम द सेट बिजनेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट इज 15 लाख, कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 64D प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस प्रोफेशन फॉर द इनकम टैक्स 1960। अब इनका जो टर्नओवर था उसमें इन्होंने बता दिया कि मेरी कैश की कितनी ट्रांजैक्शन है, बैलेंस जो ट्रांजैक्शन बचती है 14 लाख, जो भी मेरी बैलेंस की ट्रांजैक्शन बचती है वो मेरी बैंकिंग चैनल की ट्रांजैक्शन है,
उसके बाद कहते हैं कि अगर ये अपनी इनकम का नॉर्मल कंप्यूटेशन करते हैं ना, नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटेशन करते हैं, नॉर्मल पीजीबी के अंदर सारे प्रोविजंस की डिडक्शन वगैरह लेके, तो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन रखते हैं, तो इनके जो इनकम है ना वो 15 लाख रुपए निकल के आते हैं। ठीक है। रिटेल ट्रेड इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम मिस्टर प्रवीण फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 was the first year for which he declares income is the only source of मिस्टर प्रवीण। अभी ये लाइन यहां तक थी, पहले यहां तक समझ लेना है। रिटेल ट्रेड ही एक अकेला सोर्स ऑफ इनकम था मिस्टर प्रवीण का। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रही इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे थोड़ा सा ट्विस्ट अभी आगे आएगा, फिर से समझ लेते हैं। मिस्टर प्रवीण है, रिटेल का बिजनेस है, इनका जो टोटल टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 24-25 या असेसमेंट ईयर 25-26 में वो है 2,98,50,000, जिसमें से 14 लाख कैश है, बाकी की अमाउंट इनकी बैंकिंग चैनल के थ्रू है। 31 जुलाई 2025 से पहले पहले की अमाउंट है। इनका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो इनकम निकल के आई है, जो नॉर्मल प्रोविजन में इन्होंने कैलकुलेट करा एज पर पीजीबीपी, वो है 15 लाख रुपए, और रिटेल ट्रेड ही इनका अकेला सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक बात है, तीन बात समझ में आ गई। ये हम बात करें प्रीवियस ईयर 24-25 की। अब ये कह रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 23-24, मतलब ये पिछले साल की बात हो रही है। हमारा करंट ईयर 24-25 चल रहा है, हम बात करें पिछले साल की। पिछले साल वाज द फर्स्ट ईयर फॉर विच ही डिक्लेयर्स बिजनेस इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ प्रेजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 4480। देखिए इन्होंने बात बोल दी कि इस ईयर में तो इन्होंने जो है 15 लाख रुपए की अपनी नॉर्मल कंपनी, मतलब सेक्शन 44 एडी से बाहर आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ पिछले साल प्रीवियस ईयर 23-24 में ये सेक्शन 44 एडी में अपनी बिजनेस इनकम को कंप्यूट कर रहे थे, लेकिन अब करंट ईयर प्रीवियस ईयर 24-25 में ये 44 एडी से बाहर आ गए। ठीक बात है, मतलब पिछले साल हमने क्या प्रोविजन पढ़ा था सेक्शन 44 एडी 4 में, कि अगर आप सेक्शन 44 एडी में हो तो अगले 5 सालों तक आपको सेक्शन 44 एडी में ही रहना पड़ेगा, और अगर आप विड्रॉ करते हो तो उसके अगले 5 साल तक 44 एडी में नहीं आ सकते। सेक्शन 44 एडी 4 हमने पढ़ा था। जी हाँ, तो यहाँ पर भी वही बात है कि पिछले साल सेक्शन 44 एडी में थे, लेकिन इस साल वो उससे बाहर आ गए हैं। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं, 4 पॉइंट है। अब 4 इन्होंने सिनेरियो बताए हैं, 4 एक तरह से केसेस हैं। क्या है पहला केस, देखिए, क्या मिस्टर प्रवीण एलिजिबल है प्रिजम्पटिव डिटर्मिनेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 या प्रीवियस ईयर 24-25? हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर है वो कह रहा है कि देखिए, वैसे तो हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को 15 लाख बताया है, लेकिन मिस्टर प्रवीण जानना चाह रहे हैं क्या मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 44 एडी में क्या इस साल एलिजिबल हूं, क्या मैं इस साल सेक्शन 44 एडी ले सकता हूं? उसके लिए हमें अपने प्रोविजन ध्यान करने पड़ेंगे। हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 44 एडी में, आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 2 करोड़, एलिजिबल एसएससी होने चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो या पार्टनरशिप फर्म हो, रेजिडेंट होने चाहिए, एलएलपी हटा दो, कंपनी वगैरह हटा दो, एओई हटा दो, बीओई हटा दो, हमने ये बात हमें पता है। अब आप एलिजिबल एसएससी हो, इंडिविजुअल हो, क्या एलिजिबल बिजनेस कर रहे हो? हाँ सर, एलिजिबल बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन क्या क्या नहीं होना चाहिए, स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, कमीशन ब्रोकरेज नहीं होना चाहिए, एजेंसी बिजनेस नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हम। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि साहब सेक्शन 44 एडी में आपका टर्नओवर होना चाहिए था 2 करोड़ रुपए का, आपका टर्नओवर कितना है, 2,98,50,000, इसका मतलब 2 करोड़ से तो ज़्यादा है, लेकिन एक एक्सेप्शन और थी उसमें, एक बात और थी जो कि इंसर्टेड बाय फाइनेंस कहता है कि अगर आपकी टोटल कैश रिसीट 5% तक है ऑफ टोटल टर्नओवर, तो आपकी लिमिट 2 करोड़ से बढ़कर ये 3 करोड़ हो जाएगी। क्या यही सब बातें हमने पढ़ी है सर? बिल्कुल यही सब बातें हमने पढ़ी है, दोबारा देख लेते हैं। Where the amount or aggregate of amount received during the previous year in cash does not exceed 5% of the total turnover of the gross entity, a threshold limit of 3 crores instead of 2 crore will be applied, inserted by Finance Act 2023। अब सबसे पहले हम क्या काम देखते हैं कि इस टोटल टर्नओवर का 5% कितना है, इसका 5% कितना है। इसका 5% कितना आता है, इसका 5% समथिंग आएगा, या एक काम करते हैं, तो मैं पहले यहां से थोड़ा रब कर दे, चलिए पहले हम पहला पॉइंट ही कर लेते हैं
क्या मिस्टर प्रवीण एलिजिबल है प्रेजेंटिव डिटर्मिनेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स असेसमेंट ईयर 25-26? हम पहले इसका देख लेते हैं कि भैया पॉइंट को मैं बता देता हूँ यहाँ से। मिस्टर प्रवीण टर्नओवर है इनका 2,98,50,000। इसका 5% अब इनकी जो कैश सेल है वो है 14 लाख की। तो मैं अगर परसेंटेज निकालना चाहूं तो 14 लाख है 2,98,50,000 का, तो कितना परसेंट बन गया? ये आपका समथिंग समथिंग आएगा 4.6% क्या। इसका मतलब ये हुआ क्या इनकी कैश में जो रिसीव्ड है, कैश में जो रिसीट है वो 5% से कम है? हाँ सर 5% से कम है, सिर्फ 4.65% है। 5% 14,98,000 समथिंग कुछ ऐसा बनता, वो कैलकुलेट कर लेना आप लोग। तो 5% से कम होने की वजह से क्या मैं ये 2 करोड़ की जो लिमिट है, 2 करोड़ की जो हमारी लिमिट होती थी, क्या हमारा 3 करोड़ लग जाएगा इंसेंटिव फाइनेंस एक्ट 2023? हाँ सर 3 करोड़ लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्या मिस्टर प्रवीण को सेक्शन 44 एडी प्रीवियस ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 में एलिजिबल है? हाँ सर बिल्कुल एलिजिबल है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं यस, सिंस हिज कैश रिसीट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर does not exceeds 5% does not exceed 5% of the total turnover and his total turnover for financial year 24-25 is below 3 crore. He is eligible for section 44 AD, which is presumptive taxation scheme. He is eligible taxation, he is eligible for section 44 AD presumptive taxation scheme. ठीक बात है भाई, उसकी जो है टोटल रिसीट थी 5% से कम है और टर्नओवर 3 करोड़ से कम है, तो वो जो है एलिजिबल है सेक्शन 44 AD के लिए। पहला पॉइंट हमारा ये होता है कंप्लीट। दूसरा पॉइंट, इफ सो, अगर ऐसा है तो डिटरमाइन हिज इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड एज पर द एप्लीकेबल प्रेजेंटिव प्रोविजन। अब कह रहे हैं कि चाहिए, ठीक है ये 44 AD के लिए एलिजिबल है और इन्होंने 44 AD ले लिया, तो इनको कितनी इनकम मानी जाएगी इनकी? तो इनकी कितनी इनकम मानी जाएगी? सेकंड पॉइंट, इनकम ऑफ मिस्टर प्रवीण अंडर सेक्शन 44 AD विल बी, कैश की कितनी ट्रांजेक्शन थी? 14 लाख। बाकी मेरे कितने बचे? 2,98,50,000 में से 14 लाख घटा दीजिए, बाकी बचे मेरे 2,84,000 और 84 लाख और 50,000, 2,84,50,000। 2,84,50,000 और ये मेरी थी कैश की ट्रांजेक्शन और ये थी मेरी बैंकिंग चैनल की। ये है बैंक BC मतलब बैंकिंग चैनल। बैंकिंग चैनल,
तो जो कैश ट्रांजेक्शन थी उस पर 8% और जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन थी उस पर 6%। ये आपका आ जाएगा 11,20,000 और ये आपका आ जाएगा 17,07,000। तो जो इनकी टोटल इनकम आएगी वो होगी 18,19,000। इनकम अंडर सेक्शन 44AD। इनकम अंडर सेक्शन 44AD 18,19,000। अच्छा, अगर ये नॉर्मल प्रोविजन में जाते तो ये इनकी इनकम सिर्फ 15 लाख आ रही थी, लेकिन वहां पे एक पेन है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखो प्लस ऑडिट कराओ प्लस नेक्स्ट ईयर 44AD में नहीं आ सकते, लेकिन अगर एक बार 44AD में आ गए तो नेक्स्ट ईयर भी 44AD ला सकते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। वो डिपेंड करता है एसएससी टू एसएससी, एसएससी किस में जाना चाहता है। ठीक है, तो इनकम अंडर सेक्शन 44AD इनकी आ जाएगी 18,19,000। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इन केस, अब देखिए ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इन केस Mr. Praveen wants to declare profit as per book of account from retail trade. In case Mr. Praveen want to declare profit as per books of account from retail trade, what are his obligation under the income tax 1961? भाई वो कह रहा है कि अगर मैं प्रीवियस ईयर 24-25 में जो मैंने 15 लाख कैलकुलेट करा है बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग, मतलब जो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, अगर मैं उसमें रहूं तो उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशन होंगी, उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशन होंगी। एक बात है, ये भी देख लेते हैं क्या क्या ऑब्लिगेशन होंगी। अब आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि मिस्टर प्रवीण ने पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में, प्रीवियस ईयर 23-24 में प्रेजम्पटिव टैक्सेशन वाली स्कीम ली थी। अब अगर आप प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हो तो जैसे हमने पहले डिस्कशन आया कि अगले 5 साल तक आपको प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में ही रहना पड़ेगा, और अगर आप अगले 5 साल में से किसी साल में भी विड्रॉ कर गए तो उसके अगले 5 साल आप 44AD में नहीं आ सकते और बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा और आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो ये सारी बातें होंगी। तो जरा इसको देखते हैं। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल हमें देनी पड़ेगी। चलिए, थर्ड पॉइंट, मिस्टर प्रवीण had declared his profit for previous year 23-24 as per section 44AD. So he has to be under presumptive taxation scheme from, कब से कब तक, अगले 5 साल तक रहते हैं, फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24 प्रीवियस ईयर, 24-25 असेसमेंट ईयर, अगले 5 साल 25-26 का असेसमेंट ईयर, 25-26 टू असेसमेंट ईयर 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30 टू असेसमेंट ईयर 29-30। एक बात तो ये हो गई कि भैया आपने क्योंकि प्रीवियस ईयर 23-24 में सेक्शन 44AD में थे तो कायदे से आपको अगले 5 सालों तक आपको इसी प्रोविजन के अंदर सेक्शन 44AD के अंदर ही रहना चाहिए था। ये तो आपके नॉर्मल प्रोविजन है। इफ यू डिक्लेयर प्रॉफिट, if we declare profit lower than presumptive income, next point, if we declare profit lower than presumptive income,
इफ यू डिक्लेयर प्रॉफिट लोअर देन प्रिजम्पटिव इनकम इन प्रीवियस ईयर 24-25 या असेसमेंट ईयर 25-26, भाई हमें इस साल से शुरू कर देना चाहिए था ना, 44 AD फॉलो करना चाहिए था, देन ही वुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम the benefits of section 44 AD for असेसमेंट ईयर। कब से कब तक? अब देखिए, असेसमेंट ईयर 25-26 से इसने जो है विड्रॉ कर लिया, तो उसके अगले 5 साल फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 से लेके 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31 टू असेसमेंट ईयर 2030। ठीक बात है भाई, यही है। मिस्टर प्रवीण हैड डिक्लेयर्ड हिज प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 एज पर सेक्शन 44 AD, तो ही हैज टू बी अंडर प्रेजेंटेड टैक्सेशन स्कीम फॉर असेसमेंट अगले 5 सालों तक। लेकिन अगर वो प्रेजेंटिव इनकम से कम अपनी इनकम को डिक्लेयर करता है, तो प्रीवियस से 24-25 में, तो उसको 44 AD एलिजिबल नहीं होगा अगले 5 सालों तक। मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 से अगले 5 साल कितने होंगे? 26-27 लेके 30-31 प्लस, एंड ऑल्सो he has to maintain books of accounts under section 44AA and get them audited under section 44AB, under section 44AB। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट कवर। लास्ट पॉइंट कहता है व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर बोथ द ऑप्शन। देखिए, बोथ ऑप्शन में क्या आपके ड्यू डेट होगी रिटर्न फाइलिंग की? बड़ा सिंपल सा है, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भाई, अगर आप सेक्शन 44 AD में हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। जब ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, तो आपकी जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग की होगी, क्या होगी? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम क्या होगी? 31 जुलाई हो जाएगी ना, 2025। लेकिन अगर आप नॉर्मल प्रोविजन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन अदर देन सेक्शन 1, अदर देन सेक्शन 44 AD में जाते हो, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन रखना पड़ेगा, ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो आपकी ड्यू डेट क्या होगी? जब ऑडिट कराना पड़ेगा तो 31 अक्टूबर 2000, उस केस में 31 अक्टूबर 2025। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन के चारों पॉइंट होते हैं कंप्लीट। वीडियो को आराम से देखिएगा, समझेगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रोविज़न के साथ, और उसको डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।